Good morning, student. Today we are going to read the chapter of geography. This is the second chapter named Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. ठीक है. There are two stories. First story is related to Amba. She lived in Tanzania, and second is related to Peter, who lives in न्यूजीलैंड. तो अगर हम फर्स्ट स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें माम्बा है जिसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उसमें कुछ घंटे लगते हैं उसको वापस आने में. उसके बाद वो अपने माँ के हाउस होल्ड वर्क है उसमें वो मदद करती है, अपने भाई के साथ मदद करती है जो गोड्स की केयर करता है. ठीक है. अपनी फैमिली, उसकी फैमिली है वो एक रॉकी लैंड है. ठीक है. छोटे उसके हट के चारों तरफ उनकी जो एक छोटी सी झोपड़ी है उसके चारों तरफ एक रॉकी लैंड है जिन पर वो उसके पापा है वो मेज और बीन्स की खेती करता है. और ये उनके लिए क्या है कि इनफ नहीं है, सारे साल उनका खाना पर्याप्त नहीं है. और अगर दूसरी तरफ पीटर्स को देखें तो वो न्यूजीलैंड में रहता है और उसकी फैमिली है वो सारी एक अंगेज है जो वूल प्रोसेसिंग की उनकी एक फैक्ट्री है. ठीक है. और पीटर डेली स्कूल से आने के बाद अपने चाचा के साथ जाता है जो उनके पास बहुत सारी शिप्स हैं जो उनकी केयर करता है. जो उनके बड़ा सा एक शिप्स यार्ड है जो उसके चारों तरफ एक ग्रासी प्लेन लैंड है, हिल्स के थोड़ी दूर उनके पास, हिल्स के थोड़ी सी दूरी पर. ठीक है. यानी वहाँ के लैंड क्या है, प्लेन है, ग्रासी लैंड है जो उनकी शिप्स को आराम से क्या मिल जाता है, फोडर मिल जाता है. उसके बाद है कि जो वो वूल का जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें वो साइंटिफिक तरीके से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं. तो पीटर्स की फैमिली है वो वेजिटेबल भी उगाती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं. तो हम दोनों की अगर स्टोरी को देखें तो दोनों का डिफरेंट है, उनका रहने का तरीका. ठीक है. उनकी जो लैंड की जो क्वालिटी है, सोइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, इन और यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. वो अलग तरह के एनिमल्स पाल रहे हैं, ये अलग पाल रहे हैं. वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये खेती कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं. ठीक है. तो इसी तरह से हम देखते हैं तो ये जो मेन जो प्लेस टू प्लेस अगर हम जाते हैं तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी डिफर हो जाते हैं. ठीक है. तो पहला हम नेचुरल रिसोर्स लैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे कि लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. कि लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, सभी रिसोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. ठीक है. और ये हमारी अर्थ के केवल 30% पार्ट पर पाया अवेलेबल है. यानी हमारी अर्थ का 30% एरिया किससे घिरा हुआ है, लैंड से है. ठीक है. और अगर ये थोड़े से पार्ट को भी अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से वो भी क्या नहीं है, हैबिटेबल नहीं है. यानी वो भी पूरी अगर देखें तो हम पूरी अर्थ पे ही लोग नहीं रह सकते. ठीक है. पूरी अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो रहने लायक नहीं है. The uneven distribution of population in different parts of world is mainly due to varied characteristic of land and climate. अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट है. कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि जो लैंड और क्लाइमेट की जो वेरिएशन है वो भी पाई जाती है. कहीं पर फर्टाइल लैंड है तो कहीं पर अनफर्टाइल लैंड है, कहीं पर प्लेन लैंड है तो कहीं पर अनइवन है, रॉकी है. ठीक है. प्लेट्यू रीजन है, माउंटेन रीजन है, डेजर्ट रीजन है. तो इस तरह से क्या है कि जो लैंड है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो भी अलग हैं. अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है. कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है. तो ये सारे क्या है, हमारी क्लाइमेट को शो करते हैं. लेकिन अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ पे भी लोग कम रहेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे भी लोग कम रहेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी कम रहेंगे, और जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे भी लोग कम रहेंगे. तो इस तरह से हमें क्या चाहिए, हमें हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए. और बैलेंस का मतलब होता है कि जैसे हमें हर चीज़ सफिशेंट में चाहिए, ना गर्मी ज़्यादा हो, ना सर्दी ज़्यादा हो, ना बारिश कम हो, ना अति हो. ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ें हैं. अगर हम देखें तो कहीं पे स्टेप स्लोप्स पाए जाते हैं माउंटेन के ही,
कहीं पे लो लाइंग एरिया होता है, बहुत ही नीचे खड्डे होते हैं, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है। डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या है जो पॉपुलेशन है वो अनहैबिटेबल होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। दूसरी तरफ देखें जो प्लेन एरिया है या रिवर्स वैली हैं, जो सूटेबल लैंड है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे लोग क्या हैं डेंसली रहेंगे, डेंसली पॉपुलेशन पाई जाएगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लैंड यूज की बात करें तो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस, रोड एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। क्योंकि लैंड का अगर हम यूज़ देखें तो डिफरेंट पर्पज से किया जाता है, खेती बाड़ी के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट्री के लिए किया जाता है, ठीक है, माइनिंग के लिए। कि माइनिंग क्या होती है, ज़मीन से खोदकर जो भी हम मिनरल्स निकालते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, कोयला है, ठीक है, आयरन है, पेट्रोलियम है, ये सब हमें किसके माध्यम से निकालते हैं, माइनिंग से निकालते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैंड की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, और इसीलिए इसको हम क्या किस से हम इंडिकेट करते हैं कि लैंड के मतलब यूज लगा लो, चाहे लैंड का प्रयोग लगा लो। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। आप लिस्ट बनाओ कि माम्बा और जो पीटर्स की फैमिली थी वो लैंड का कैसे यूज करती थी। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, मेज और बारले उगाते थे। इनके पेरेंट्स ने क्या कर रखी थी, ग्रास लैंड थे जिनमें उनकी जो सीप होती थी उनको ग्रास मिलती थी उनके लिए। ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर रखी थी, तो ये उनके यूजेज हो गए। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। जो लैंड के जो यूज है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम उसके फिजिकल फीचर देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, उनके भौतिक कारक देखते हैं, जिसमें उनके सोयल आ गए, क्लाइमेट आ गए, मिनरल्स आ गए और वाटर आ गए, यानी उनकी जो कैसी मिट्टी पाई जाती है, उनका जलवायु कैसी है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, ये सब उसमें होता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइन ऑफ लैंड यूज पैटर्न्स। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को भी हम डिटरमाइन करते हैं कि उस लैंड पर कितने लोग रहते हैं, उस लैंड पर कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितनी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। लैंड कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लैंड को हम ओनरशिप के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, उसको बांटते हैं, जैसे प्राइवेट लैंड एंड कॉमन लैंड। प्राइवेट लैंड होती है जो एक इंडिविजुअल पर्सन या एक कम्युनिटी की होती है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पापा है, उनका मकान है, वो उनकी क्या है, प्राइवेट लैंड है, उनकी खुद की लैंड है। ठीक है, इसी तरह से उनका खेत है, वो क्या है, प्राइवेट लैंड होता है। इस तरह से दूसरी जो हमारी है जो कम्युनिटी लैंड होती है, कम्युनिटी लैंड होती है जो सबके लिए होती है। जैसे मान लो गांव में है पंचायत घर है, ठीक है, चाहे कोई भी वैसी ज़मीन है जिस पे सभी यूज करते हैं, सभी के लिए यूज होते हैं, चारागाह की ज़मीन है, ठीक है, तो वो उन पे सब कोई यूज करता है। गांव शहरों में पार्क हो गए, ठीक है, तो ये सब के लिए क्या होगी, पूरी कम्युनिटी के लिए यूज होते हैं, सभी उसको यूज करते हैं। उस पर आप पशुओं को चारा भी खिला सकते हो, उस पर जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेडिकल हर्ब्स हैं, वो जो भी है वो सबके कॉमनली उसको यूज़ किया जाता है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसीलिए इसको कॉमन प्रॉपर्टी यानी सबकी होती है, इस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता है, इस पर उस कम्युनिटी में या उस गाँव में या उस शहर में रहने वाले सभी लोगों का उस पर अधिकार होता है। People and their demands are ever growing but the availability of water is limited। यानी जो लोगों की जो डिमांड है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड है उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो उपलब्धता है वो क्या है, लिमिटेड है। यानी लैंड को हम रबड़ की तरह खींच के तो नहीं बढ़ा सकते ना, जितनी है उतनी है, लेकिन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, हर साल इंक्रीज हो रही है, लेकिन लैंड जितनी है उतनी ही रहेगी। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसी तरह जो लैंड की जो क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस डिफर है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बिल्कुल अलग पाई जाती है। कहीं पर प्लेन है तो कहीं पे क्या है, उबड़ खाबड़ है, कहीं पे फर्टाइल है तो कहीं पे अनफर्टाइल है। ठीक है, तो कहीं पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, कहीं पे कैसी पाई जाती है। तो ये सब क्या है, ये अलग लैंड टू लैंड क्या, प्लेस टू प्लेस क्या होती है, डिफरेंट होती है। पीपल स्टार्टेड एंड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and to expand the agricultural land in rural area।
लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को यूज कर रहे हैं। जैसे कमर्शियल एरिया में क्या होता है कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अर्बन एरिया में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। और इसीलिए क्या है कि लैंड का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और उससे हमारी जो सोसाइटी में जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं वो उसको प्रभावित कर रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction of एक्टिविटी। जैसे लैंड डिग्रेडेशन को बोलते हैं, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, ये सॉइल इरोजन होता है, भूमि का कटाव हो गया, डेजर्टिफिकेशन होता है यानी भूमि की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाना, यानी मरुस्थल में कन्वर्ट होना। तो ये हमारी मेजर प्रॉब्लम बन रही है एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम एक ही लैंड का एरिया है, उस पर पानी भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, सिंचाई ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत सारी फसलें उगाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी क्या है, सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है। दूसरी तरफ क्या है कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उससे क्या है, सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए कम हो रही है। तो इससे क्या है कि हमारी ये जो लैंड है उनका जो उनकी तरफ क्या है कि खतरा बनता जा रहा है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। अब है कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्या होता है कि जो लैंड है उसका हम कैसे उसको बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे करते हैं, हम अपनी लैंड को कैसे बचा सकते हैं। तो लैंड को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हम ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable land and has created a fear of losing दिस नेचुरल रिसोर्स। यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, और उनकी डिमांड बढ़ने से क्या है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है, ज़मीन है वो एरेबल हो रही है यानी वो कठोर हो रही है, और इस वजह से क्या है कि हमारा जो लैंड का जो नेचुरल रिसोर्स है उसका खोने का वो डर है वो हमारा बनता जा रहा है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked। और इसीलिए हमें परसेंटेज ऑफ लैंड की देखनी चाहिए कि जो भूस्खलन है वो कैसे हो रहा है। एफोरेस्टेशन लैंड रिक्लेम्ड रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। अगर हमें लैंड रिसोर्सेज को संरक्षित करना है, कंजर्व करना है, बचाना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एफोरेस्टेशन यानी जंगलों को जो कटाव है, जंगल का जो कटाव है उनको रोकना चाहिएगा। ठीक है, और दोबारा से हमें केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का कम से कम यूज करना चाहिए। और जो हमारी लैंड है उस पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, यानी ओवर ग्रेजिंग यानी सारे जो पशु बहुत ज़्यादा रख रहे हैं जिससे कि क्या उसकी घास को खा जाते हैं सारे को, तो जो मैन्योर का जो काम होता है वो नहीं हो पा रहा। तो इन सब को अगर हम ज़्यादा कम कर देंगे तो हमारी जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व होना शुरू कर देंगे। अब है हमारा सोइल क्या होती है कि सोइल है वो थिन लेयर होती है, ग्रेनी सब्सटेंस ओवरकम ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। जो हमारी अर्थ है उसका जो सरफेस एरिया है, जो लैंड एरिया है, उसके ऊपर जो पतली सी लेयर है वो क्या कहलाती है, सोइल कहलाती है। जैसे मिट्टी है पतली सी लेयर है हमारी अर्थ की ऊपर जो लैंड एरिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोइल होता है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड, और ये हमारी लैंड से जुड़ी हुई है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। जो लैंड फॉर्म है वही हमारी सोइल की टाइप को बताते हैं कि उस लैंड फॉर्म में कौन सी टाइप की सोइल पाई जाती है। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ।